तो देखिए आज हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हम ये इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे हमें बेसिक समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड अगर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स यानी आवश्यक तत्व होने चाहिए, वो हमें आना ज़रूरी है। तो देखिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अधिनियम जो है आपका 1872, उसकी डेफिनेशन 2H से यानी 2J। तो 2J आपको क्या बताती है कि संविदा जो है वो है क्या। तो संविदा क्या है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा है, यानी कि वह सभी एग्रीमेंट्स करार जिसको आप लॉ से एनफोर्स करवा सकते हो, प्रवर्तन में ला सकते हो, वो सभी संविदाएं कहलाती हैं। यानी कि अगर आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन भंग होता है आपका संविधान, तो आप कैसे ये करेंगे कि आप उसको वापस इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उसका पालन कराने के लिए क्या करेंगे, तो उसका पालन कराने के लिए आप उसे क्या कराएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। तो वही कहलाता है विधि द्वारा प्रवर्तन करवाना। यानी कि अगर वो पर्सन मना कर दे, वो व्यक्ति मना कर दे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कोर्ट में जाके उसको प्रवर्तन में ला सकते हैं, यानी उसको लागू करवा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि वह करार जो विधि से प्रवर्तनीय है वो क्या कहलाते हैं, संविदा कहलाते हैं। अब हम अलग अलग राइटर्स हैं उनकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट राइटर हमारे जो हैं वो हैं हमारे मुल्ला। वो क्या कहते हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार और वचन संविदा है। यानी कि कोई भी ऐसा करार यानी एग्रीमेंट या प्रॉमिस, आपने किसी को प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को आपने अगर जाके कोर्ट से आपने उसको इम्प्लीमेंट करा लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हम सेकंड डेफिनेशन लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन आपकी है सामंड की। सामंड क्या कहते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षकारों के बीच दायित्वों का सृजन और उन्हें परिभाषित करता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। फर्स्ट हमें क्लियर हो रहा है, मुल्ला की डेफिनेशन में भी हमने देखा और इनकी डेफिनेशन में भी देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें पक्षकार यानी पार्टीज़ होती हैं और उनके बीच किसी ना किसी दायित्वों का यानी लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ आप डालते हो और उसको आप क्या कराते हो, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो, लागू करवाते हो। तो ये हो गई आपकी सामंड की डेफिनेशन। थर्ड हमारी डेफिनेशन इसमें है सर विलियम एंसन। एंसन ने जो डेफिनेशन दी है वो थोड़ी डिटेल में दी है ताकि वो और अच्छे से समझा सकें इसको कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो वो ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा करार है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होना चाहिए और वो करार जो होगा वो कैसा होगा, वो करार आपका दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति लागू करेंगे। अब जो करार दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुआ वो कैसा होना चाहिए, जो डेफिनेशन में अभी तक हम करते आ रहे हैं, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए और जिसके द्वारा एक या अधिक पक्षकारों के लिए आप कुछ करने या न करने के लिए कुछ अधिकार आप लेते हैं और देते हैं। यानी कि सर विलियम एंसन ये कहते हैं कि टू पार्टीज़ या टू से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती है, वो क्या करेंगे, एक लीगल जो आपका एक ऐसी ड्यूटी पैदा करेंगे, विधिक दायित्व पैदा करेंगे जो कि किससे होगा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा और जिसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो पक्षकार हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध कुछ करने या न करने का राइट लेते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो ये कहे कि आपको मैं इतना ये पैसा दूंगा, आप उस व्यक्ति के साथ ना जाकर आप मेरे साथ चलिएगा उस जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। ए पर्सन बी को कहता है, तो अगर वो पर्सन क्या कह रहा है कि ठीक है अगर आप मुझे 50,000 देंगे तो मैं उस पर्सन के साथ ना जाके मैं आपके साथ चलूँगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपने उस पर्सन को कुछ न करने के लिए बोला। ठीक है, कंसिडरेशन क्या हुआ, प्रतिफल क्या हुआ उसके लिए कि आप उसको उसके बदले में पैसा दे रहे हैं और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपने जो उस व्यक्ति को कहा है वो उस कार्य को नहीं कर रहा है यानी प्रविरत रह रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपका केस है श्रीमती मंजू आरा बेगम जो और स्टेट मेघालय का है ये आपका। ठीक है, तो अब मेघालय का केस है, इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर संविदा क्या है कि संविदा में वही दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और इसमें जो वर्ड्स देखे गए हैं वो देखिए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लेंगे। इसमें लिखा है किसी प्रपीड़न और असम्यक असर के और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया गया करार है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को दबाया है यानी उसको दबाव में डालकर प्रेशर में लाकर आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपका उसके ऊपर ऐसा प्रभाव है कि वो आपको मना नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक ओनर का अपने सर्वेंट से
से हो गया, एक मालिक का नौकर से हो गया, वो पर्सन, वो जो नौकर है वो कभी मना नहीं कर सकता। तो वही चीज़ बोले कि ना तो आप किसी दबाव में करवाएंगे, ना किसी तरीके के अलग प्रभाव में आप उससे करवाएंगे, और जो काम होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच होगा, वो वैलिड रीज़न के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन में बोला गया, जो कि एक केस के अंदर बताया गया। अब हम देखते हैं कि परिभाषा जो आई, जो डेफिनेशन हमने करी, उससे दो बातें हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकल के आती हैं। अब वो टू पॉइंट्स हैं, वो क्या है? फर्स्ट आपका है पक्षकारों के बीच किसी करार का होना और ऐसे करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना। देखिए, इट मीन्स क्या है कि अगर हमने जो डेफिनेशन सामन की एंसन की मुल्ला की, उससे दो एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व निकल के आए कि पहला कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पक्षकारों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है, और दूसरा जो ये करार है वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से डेफिनेशन से अपने एलिमेंट्स निकल के आए, आवश्यक तत्व निकल के आए। अब हम डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाके हम इसके आवश्यक तत्वों को करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 धारा 10 हमें कुछ बातें बताती है। वो बातें क्या है हम वो देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। ये कहता है, धारा 10 कहती है कि सब करार संविदाएँ हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की सम्मति से, विधिपूर्ण प्रतिफल से और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 क्या बोलता है? 3-4 बातें बोलता है जो मुख्य है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ये बोलता है कि सभी एग्रीमेंट, सभी करार संविदाएं हैं, पहली बात। दूसरा, जो ये संविदा होगी, ये करार होगा, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो उस करार को करने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये दूसरी बात बोली है। थर्ड बात ये बोली है कि जो पक्षकार होंगे उनकी स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रेशर में आके, दबाव में आकर उसने अपनी सम्मति ना दी हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और अगली बात ये बोलते हैं कि विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य, यानी कि कंसिडरेशन भी आपका विधिपूर्ण होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि कंसिडरेशन, प्रतिफल, आपने बोला कि मैं आपको 50,000 दूंगा, आप ये कार जो है मुझे दे दीजिए, ये आपका कैसा हो गया? ये एक विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति, अगर दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका अपना पालन नहीं करता, मान लीजिए वो पैसा नहीं देता या वो व्यक्ति बाद में जाके कार देने से मना कर देता है अपनी, तो क्या होगा? वो जाके विधि द्वारा उसको प्रवर्तनीय करा सकता है कोर्ट में, न्यायालय में। लेकिन अगर हम ये बोलें कि कोई व्यक्ति ये बोले कि अगर मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, आप उसके घर में जाइए और उसके घर में जाकर चोरी कर लीजिए, तो यहाँ पर प्रतिफल क्या है? प्रतिफल भी विधिपूर्ण नहीं है और जो उद्देश्य है आपका वो भी विधिपूर्ण नहीं है। तो इसको आप क्या करवा सकते हैं आप विधि द्वारा प्रवर्तनीय? नहीं, ये नहीं कराया जा सकता। और दूसरा कि शून्य घोषित नहीं किया गया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपने जो करार किया, जो संविदा की, वो पहले से लॉ ने ही, कानून ने, विधि ने ही आपको शून्य बता रखिए, तो वो भी क्या? संविदा नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उसकी धारा 10 हमें ये बातें जो मैंने आपसे भी बताई वो डिस्कस करती हैं। अब हम लेते हैं जो धारा 10 हमने किया, जो डेफिनेशंस हमने निकाली, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आवश्यक तत्व हमारे निकल के आते हैं, हम उसको कर लेते हैं। तो देखिए, पहला आवश्यक तत्व जो हमारा निकल के आएगा वो है करार का होना, यानी कि अगर कोई भी संविदा होगी तो उसमें करार, एग्रीमेंट ज़रूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि संविदा का पहला आवश्यक तत्व, फर्स्ट एलिमेंट जो एसेंशियल है, ज़रूरत है, वो कौन सा होगा? करार का होना। अब करार के लिए क्या चाहिए? तो देखिए, करार के लिए एक पक्षकार द्वारा तो प्रस्ताव रखा जाएगा, दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा और जो प्रतिफल होगा वो भी होना चाहिए। यानी कि पहले पक्षकार ने क्या किया? अपना प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, आप अपनी कार मुझे दे दीजिए। तो जो 50,000 रुपये बोले और उसके बदले में कार बोली, ये क्या हो गया? आपका प्रपोजल हो गया, प्रस्ताव हो गया। अब सामने वाला जो दूसरा पक्षकार था, दूसरी पार्टी थी, उसने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, आपने मुझे जो 50,000 दिए हैं उसके बदले मैं अपनी कार आपको देता हूँ। ये क्या हो गया? आपका दूसरे पक्षकार द्वारा एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना हो गया। और तीसरा जो आपको वैलिड पॉइंट मैंने बताया वो था प्रतिफल, कंसिडरेशन, यानी कि 50,000 प्रतिफल उसकी तरफ से और उस पर्सन की तरफ से क्या हो गया? वो जो कार दे रहा है वो उसका प्रतिफल हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि करार के लिए क्या होना चाहिए? पक्षकारों का होना ज़रूरी है, पक्षकारों की सहमति और स्वीकृति होना ज़रूरी है और प्रतिफल होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम एक केस लॉ लेते हैं।
मोहर अली बनाम वर्सेस महमूद अली। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है हाई कोर्ट की करार जो है अगर वो किसका है, विक्रय का, सेल का है, तो उसमें सामने वाली पार्टी से आपने सिग्नेचर करवाया, एक पार्टी ने सिग्नेचर किया कि ठीक है मैं आपको आज से ये मकान अपना देता हूँ, या किसी भी चीज़ का, कार का, किसी भी चीज़ का अगर आपने विक्रय सेल किया है तो सामने वाले पक्षकार ने उस पर अगर सिग्नेचर नहीं किया, सिर्फ एक पक्षकार के सिग्नेचर से आपका पूरा विक्रय हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से हम कह लेंगे कि एक पक्षीय, एक तरफ से की गई संविदा है जिसको कि दोनों पक्षकारों का सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। अब हम लेते हैं पक्षकारों का सक्षम होना, यानी पहला मैंने आपको बताया करार का होना, दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है पक्षकारों का सक्षम होना। तो देखिए विधि मान्य संविदा यानी कोई भी लॉफुल अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट, सक्षम होना ज़रूरी है। और पक्षकार जो है वो सक्षम कब माना जाएगा, पक्षकार सक्षम तब माना जाता है जबकि वो वयस्क होता है, दूसरा स्वस्थचित्त होता है, और तीसरा संविदा करने के लिए अक्षम ना हो, यानी अन्यथा यानी कि विधि ने ही उसको असक्षम घोषित न कर दिया हो, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति सक्षम पक्षकार कहलाएगा जो कि एक संविदा कर सकता है। वयस्क यानी कि 18 साल से बड़ा होना ज़रूरी है, स्वस्थचित्त यानी कि उसे ये नहीं कि वो दिमाग से उसको कोई बीमारी हो रखी है या उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको बताया संविदा करने के लिए वो सक्षम, यानी मान लीजिए कि उसको कुछ ऐसी मतलब वो दिवालिया हो गया है, मान लीजिए अब वो दिवालिया हो गया तो क्या होगा, दिवालिया होने के बाद क्या वो कर सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी जब उसके पास है ही नहीं, संपत्ति है ही नहीं, तो उसको क्या कर दिया कानून ने, उसको एक तरीके से असक्षम घोषित कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो केस आपका है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का। ये माइनर से रिलेटेड केस है और इसमें यही बताया गया था कि अगर एक बच्चा है वो सक्षम पक्षकार नहीं हो सकता किसी भी संविदा का, सक्षम पक्षकार अगर वो नहीं है तो उसके संरक्षक है जो माता पिता है वह उसकी तरफ से कोई भी संविदा कर सकते हैं। अब इसके आधार पर जो अगला है हमारा आवश्यक तत्व, अगला आवश्यक तत्व हमारा निकल के आएगा स्वतंत्र सम्मति का होना। अब स्वतंत्र सम्मति हम किसे मानेंगे, यह होना चाहिए प्रश्न हमारे दिमाग में। तो देखिए स्वतंत्र सम्मति के लिए कुछ 3-4 बातें हैं जो होना ज़रूरी है, अगर वह होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी है, वो स्वतंत्र सहमति है आपकी। तो उसके लिए देखिए पहला प्रपीड़न, यानी किसी को दबाव में डालकर आप रहे, ये नहीं कि आप ऐसा करिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके घर में जाके किसी को मारूंगा, या इस तरीके का नहीं बोल सकता। नेक्स्ट आपका हो गया असम्यक असर, जो मैंने आपको भी बताया कि एक मालिक का और एक नौकर का रिश्ता। तो मालिक जो है हमेशा नौकर को दबा सकता है, तो अगर आप उसको दबाकर कोई करवा रहे हैं संविदा तो वह भी क्या होगी, वह विधि द्वारा हम कह सकते हैं परिवर्तनीय नहीं हो सकती और वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट आपने फ्रॉड में किया हो, कपट में अगर आपने आके करवाया है, कोई भी संविदा की है तो वो भी क्या होगी, वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि आप उसे कह दें कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो मैं आपके साथ ये चीज़ कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको करने के लिए सक्षम नहीं है, तो एक तरीके से ये आपने उसके साथ कपट किया है। नेक्स्ट आपने दुर्व्यपदेशन, यानी कि आपने उसको कुछ और चीज़ें बताई और उसके बदले में आपने उससे उसकी सहमति प्राप्त कर ली। तो अगर इन 4 आधारों पर अगर आपने सहमति प्राप्त की है तो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। और इसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शंस है 15 से लेके आगे 16, 17, 18 उसके अंदर अच्छे से समझाया गया है कि कपट क्या होगा, दुर्व्यपदेशन क्या होगा, असम्यक असर क्या होगा, प्रपीड़न क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर हम आगे देखते हैं तो वेलसवी वर्सेस पाखीरन का केस है। इसमें क्या बोला है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अधिशासित होता है, यानी कि वो उसको दबाता है, उसके अधीन है। यह एक फैक्ट का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अधिशासित करे, दबाए, यह ज़रूरी है किसके लिए, असम्यक असर के लिए। तो क्या है कि हम किसी को कहेंगे कि उस पक्षकार ने मुझे दबाया या मेरे ऊपर उसका ऐसा प्रभाव है कि मैं उसे मना नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, वो असम्यक असर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे वो आपका आएगा विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य का होना। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी हम कह सकते हैं वैलिड है जब उसका उद्देश्य भी विधिपूर्ण है और उसका प्रतिफल भी विधिपूर्ण है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी कि एक पर्सन कहता है कि मैं आप उस व्यक्ति के घर में जाकर चोरी करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके पड़ोसी हैं जिनसे आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं उनके घर में जाकर उनकी कार जो है वो चुरा लाऊंगा। तो इससे क्या हो गया,
उस पर्सन का विधिपूर्ण उद्देश्य, क्या वो ऑब्जेक्ट जो था वो वैलिड था, क्या वो विधिपूर्ण था, नहीं। और क्या प्रतिफल जो मिला वो क्या प्रतिफल वैलिड था, वो सही था, तो वो भी नहीं था। इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो आप विधिपूर्ण उद्देश्य और बिना प्रतिफल के अगर आप कोई भी करार करते हैं तो वो करार क्या नहीं होगा, वो करार आपका सही करार या हम कह सकते हैं विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार नहीं हो सकता है। अब हम आगे एक और कह सकते हैं केस का और रेफरेंस लेते हैं। तो श्रीमती सुरजीत मल्हान का केस है। इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि एक शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर क्या करता है, 1 रुपये के बदले में अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो करार कैसा होगा, वो करार शून्य होगा। क्यों? क्योंकि एक शेयर के लिए आप 1 रुपये ले रहे हैं, तो क्या ये विधिपूर्ण प्रतिफल है? नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक शेयर होल्डर अगर एक शेयर अपना या 10 शेयर जितने भी शेयर हैं, अगर वो 1 रुपये के बदले में वो उसको देता है तो विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं होगा, इसलिए ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार या संविदा नहीं होगी। अगला हम देखते हैं विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य किसे कहेंगे हम। तो देखिए विधिपूर्ण और पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य के लिए क्या ज़रूरी है। पहली बात यह है कि विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी विधि ने ही उसको मना नहीं किया हुआ हो, तभी वो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य कहलाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं वह इस प्रकृति का नहीं हो कि उसे अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। यानी कि अगर आपने देखा कि आपने इस तरीके का कोई संविदा की जो कि दूसरे विधि के और जो भी उपबंध हैं, जो भी उसके दिए हुए प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनको विफल कर रहा है, तो वहाँ वो जो संविदा है वो भी विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य की नहीं कहलाएगी। थर्ड, विधिपूर्ण नहीं होने के साथ वो क्या कपटपूर्ण भी नहीं होना चाहिए। यानी कि विधिपूर्ण होना ज़रूरी है लेकिन उसमें कपट होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए वो। अगला हम कहेंगे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की शरीर और संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने किया, उस पर्सन से बोला कि आप जाके उसके घर में चोरी करके आइए, तो क्या हो रहा है, उसकी संपत्ति को क्या कर रहे हैं, आप क्षति पहुँचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी शून्य करार में, संविदा में आएगा। इसके बाद हम लेते हैं कि अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी संविदा होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो लोक नीति के अनुसार और नैतिकता के आधार पर होने चाहिए, मानवीयता के आधार पर होने चाहिए। इसमें हम केस देते हैं श्रीमती प्रकाशवती जैन बनाम पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसमें क्या बोला हाईकोर्ट ने कि मूल ऋणी द्वारा अभिप्राप्त लाभ के लिए प्रतिभूल द्वारा प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति को पर्याप्त रूप से प्रवर्तनीय प्रतिफल माना गया। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आपने डायरेक्ट कोई प्रतिभूति नहीं दी है लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई और प्रतिफल आपने दिया है तो उसे भी हम यही मानेंगे कि वो कैसा है, विधि मान्य करार या संविदा है। नेक्स्ट हम इसका आवश्यक तत्व लेते हैं, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लॉ है, कानून है, विधि ने ही यह कह दिया है कि जो आप करार कर रहे हैं, संविदा कर रहे हैं, वो शून्य है या वो शून्य नहीं है। तो जब वो शून्य नहीं है तभी वो संविदा होगी, नहीं तो वो संविदा नहीं होगी। अब किस आधार पर हम ये मानेंगे कि वो शून्य नहीं है, तो इसमें सबसे पहला आपका है दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल में अधीन किया गया करार। यानी कि अगर मान लीजिए दो पक्षकार, दो पार्टीज जिनके बीच में कोई संविदा हुई, लेकिन उन्हें पता है कि जिस फैक्ट के आधार पर उन्होंने संविदा की थी वो उसकी भूल के कारण ऐसा हुआ था, तो उसके अधीन क्या होगा, वो करार जो होगा, वो संविदा होगी, वो क्या नहीं हो पाएगी, वो हम कह सकते हैं वो आप उसको प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते, इसलिए वो शून्य हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए पर्सन बी को कहता है कि मैं अपना सफ़ेद जो घोड़ा है, हॉर्स है, वाइट हॉर्स, वो आपको मैं 10,000 रुपये में देता हूँ। दोनों के बीच संविदा हो गई, दोनों संविदा होने के बाद दोनों ने साइन कर लिया। अब क्या हो गया कि जब वो व्यक्ति जिसका घोड़ा था वो देखा तो उसको लगा कि उसने देखा तो उसको समझ आया कि उसका घोड़ा मर चुका है, तो क्या वो जो तथ्य था, फैक्ट था, वो सही था? नहीं था। तो क्या अब वो व्यक्ति जो ए जिसने पैसे दिए बी को घोड़े के लिए, क्या वो जाके विधि द्वारा प्रवर्तन करवा सकता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है ये संविदा? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा अब मर चुका है, तो कैसे जाके वो कोर्ट में ये बोलेगा कि मुझे वो घोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो
वो जो आपकी संविदा थी अब कैसी हो जाएगी, वो आपकी शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रतिफल के बिना किया गया करार, यानी कि आपने जो कंसिडरेशन है वो है ही नहीं, तो वहाँ भी वो संविदा वैध नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर केस का एग्जाम्पल दिया था जिसमें बोला गया कि आपने सारे जो अपने शेयर्स थे वो कितने में, 1 रुपये में किसी व्यक्ति को दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये जो आपने 1 रुपये में किया है ये एक तरीके से विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रवर्तन में नहीं ला सकते। नेक्स्ट आपका हो गया विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, यानी कि एक पक्षकार जो है ए पार्टी बी को कहती है कि तुम अपनी बहन की शादी वो नहीं करोगे, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। ये करार कैसा है? ये शून्य है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के बहन की शादी के अवरोध का करार है, यानी कि उसको रोक रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार, यानी कि वो पक्षकार जो है ए पार्टी बी से कहती है कि आप अपना ये जो बिज़नेस है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं करेंगे, इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, 2 लाख रुपए देता हूँ। तो क्या ये करार वैलिड है, मान्य है या फिर शून्य है? तो ये करार शून्य होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार के अवरोध के करार शून्य होते हैं। नेक्स्ट विधिक कार्यों में अवरोध करने वाला करार भी शून्य होता है, यानी कि अगर विधि कोई कार्य कर रही है, आप उसका कार्य करो, आप उसको रोकते हो, उसके लिए बदले में उसको कोई प्रतिफल देते हो, तो वो करार भी कैसा होगा? आपका शून्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का करार, यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ निश्चित है ही नहीं, तो वो करार भी क्या हो जाएगा? वो करार भी शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो घटना है, वो जो इंसिडेंट घटना चाहिए वो नहीं घटित होगा, क्योंकि वो अनिश्चित है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हम लिखते हैं बाजी के करार, यानी कि अगर आप कोई एक दूसरे से मतलब एक तरीके से हम कहते हैं बाजी लगाना, अगर आप कहते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार कहता है लो मैं 50,000 के ये 50,000 लगाता हूँ कि वो जो व्यक्ति है वो 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। दूसरा पक्षकार कहता है कि नहीं, ये लो 1 लाख रुपये, वह व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये कौन सा करार होगा? बाजी का करार होगा, और इसीलिए ये क्या करार हो जाएगा? शून्य करार हो जाएगा। अगला हो गया आपका असंभव घटनाओं पर आधारित करार, यानी कि मान लीजिए कोई पक्षकार ए पार्टी बी से कहती है कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दो, ठीक है। तो अब देखिए ए कहता है बी से कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो, जबकि उसकी बहन क्या है? ऑलरेडी मैरिड है, यानी पहले से शादीशुदा है। तो ये करार कैसा है? असंभव करार है। कब तक? जब तक वो व्यक्ति जो है अपनी बहन को उस पर्सन से ना बोले कि तुम उसको डिवोर्स दे दो और उसके बाद शादी करा दो। तो यहाँ पर ये करार, क्योंकि वो शादीशुदा है, इसलिए करार कैसा है? असंभव करार है। नेक्स्ट हो गया असंभव कार्य करने का करार, यानी कि आप किसी व्यक्ति से यह भी नहीं कर सकते कि आप यह कार्य मुझे करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो कार्य कैसा है? असंभव है, जो संभव हो ही नहीं सकता। तो वो करार भी क्या कहलाएगा? वो करार भी शून्य कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं लिखित होना चाहिए और अनुप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि कोई भी करार जो संविदा जो है वो भारत के अंदर देखिए उसको लिखित में होना और उसका एक तरीके से हम कहते हैं प्रमाणित होना ज़रूरी है। बिना प्रमाणित और लिखित हुए कोई भी संविदा जो है वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराई जा सकती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो विधि के अनुसार अगर कोई संविदा की जाती है तो उसका लिखित होना और उसका अटेस्टेड होना, अनुप्रमाणित होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं वो भी पूरे होते हैं। और इस तरीके से आज के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, जो अभी किया है डिस्कस, वो क्या किया है डिस्कस हमने कि संविदा क्या है, जो कि 2H में बोला गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा कहलाएगी, यानी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, विधि द्वारा प्रवर्तन कराए जा सकते हैं, वो सभी संविदा कहलाएंगी। उसके बाद हमने इसके आवश्यक तत्व पढ़े, जो कि हमने इसकी परिभाषा से निकाले। लिखित होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, ये सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।